कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां जाने की हमने कभी सोच भी नहीं होती। वो आर्या थी, एक सीधी साधी लड़की जिसने बस सच्चे दिल से प्यार करना सीखा था। पर किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि उसका हर सपना, हर खुशी दर्द में बदल गई। जिस शख्स से उसे मोहब्बत मिली वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। धोखा, इल्जाम, नफरत, सब कुछ झेल कर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि आर्या मानती थी अगर प्यार सच्चा हो तो खुदा भी उसे अधूरा नहीं रहने देता। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक औरत की जंग है जो टूटी नहीं, झुकी नहीं और आखिरकार अपने प्यार को जीत लिया। रात का सन्नाटा पूरे हवेली पर छाया हुआ था। बाहर हवा के झोंके दीवारों से टकराकर जैसे कोई अधूरी कहानी सुना रहे थे। कमरे के अंदर एक लड़की अपने बिस्तर पर लेटी थी। नाम था आर्या वर्मा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिस्म कांप रहा था, मगर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद से पूछ रही थी, क्यों मुझे ही हमेशा दर्द मिलता है? आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? आर्या की शादी को 3 महीने हुए थे। उसका पति विवेक मेहरा, जो एक बड़े कारोबारी घराने का बेटा था, उससे अब तक दूर दूर ही रहा। न उसने आर्या से ढंग से बात की, ना ही उसके करीब आया। शादी तो हो गई थी, मगर रिश्ता जैसे अधूरा ही रह गया था। आर्या का दिल चाह रहा था कि एक बार विवेक उसके पास आए, उसके बालों में हाथ फेरे, उसे अपने सीने से लगाए और कहे, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। विवेक उससे न जाने क्यों कटता रहता था। वो करवट बदलती रही, दिल में हूक उठती रही और आंखों से आंसू बहते रहे। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हो गई और नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। लेकिन नींद में भी उसे चैन कहाँ मिलने वाला था। करीब 20 मिनट ही हुए होंगे जब उसे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। नींद में ही उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने बुदबुदाया, विवेक, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। वो एहसास गहराता गया। वो हाथ उसके बालों से होते हुए उसके गालों पर उतर आए, फिर धीरे धीरे उसकी कमर तक पहुंच गए। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर तभी एक अजीब सी बात महसूस हुई। ये खुशबू, ये तो विवेक की नहीं थी। उसने झटके से आंखें खोलीं, सामने देखा और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, कौन हो तुम? वो घबराकर पीछे हट गई, मगर अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इंसान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बाहर के दरवाजे की ओर से किसी की तेज आवाज आई, कौन है वहां? वो साया झट से कमरे से निकल गया और आर्या कांपती हुई खिड़की की ओर भागी। बाहर हर तरफ सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसने खुद को समेटा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। दिल जैसे अब भी धड़क नहीं रहा था, भाग रहा था। हे भगवान, ये कौन था? उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। सुबह का उजाला होने लगा था। हवेली में काम वाली बाई बर्तन बजाती रसोई में लग चुकी थी, मगर आर्या की आंखों में अब भी नींद का नाम नहीं था। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा पीला, आंखें सूजी और मन में सवालों का तूफान। विवेक से वो बात करना चाहती थी, लेकिन वो सुबह होते ही बिजनेस के बहाने शहर चला गया। आर्या अकेली रह गई उस बड़े घर में जहां लोग तो थे, मगर अपनापन नहीं था। वो अपने कमरे से बाहर निकली और बरामदे में खड़ी होकर हवेली के पिछवाड़े देखने लगी। वहीं एक और किरदार की एंट्री हुई, रिया मेहरा, विवेक की चचेरी बहन, थोड़ी चंचल, थोड़ी बेबाक, मगर आर्या की सच्ची दोस्त। रिया ने आते ही हंसते हुए कहा, अरे वाह भाभी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे जाग गईं? क्या बात है, नींद नहीं आई क्या? आर्या ने फीकी मुस्कान दी, नींद आई थी पर चैन नहीं मिला। रिया ने उसकी आंखों में देखा, भाभी सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रही हैं? आर्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा, रिया, तुम्हें कभी लगा है कि इस हवेली में औरतों की सांसें भी कैद हैं? हमें बस चुप रहना सिखाया गया है। अगर कुछ कह दो तो बेअदब कहलाते हैं। रिया थोड़ा मुस्कुराई, भाभी ये तो हमेशा से ऐसा ही है। पापा कहते हैं घर की इज्जत औरतों के पर्दे में है। आर्या की आंखों में गुस्सा झलक गया, इज्जत सिर्फ औरत की ही क्यों होती है रिया? मर्दों की कोई इज्जत नहीं? वो कुछ भी करे, किसी पर भी शक करे, किसी से भी मिले, और अगर औरत जरा सा बोल दे तो उसे बदनाम कर दिया जाता है। रिया उसके लहजे में जलन और दर्द दोनों महसूस कर रही थी। भाभी आप ऐसी बातें मत सोचिए, आप नई हैं यहाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आर्या ने ठंडी सांस ली, शायद, मगर मेरे अंदर कुछ टूट रहा है रिया, मैं अब और चुप नहीं रह पाऊंगी।
उसी वक्त हवेली के बाहर आंगन के पास कुछ आवाजें आईं। विवेक का छोटा भाई समीर मेहरा अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। हाथ में कार की चाबी घुमाता हुआ बोला, यार आज तो पार्टी बाहर करेंगे, डैड ने घर से निकलने की मना की है, पर हम क्या छोटे बच्चे हैं। उसके दोस्त हंसने लगे। कहाँ चलना है समीर? कहीं भी, बस ड्रिंक्स हो, म्यूजिक हो और लड़कियां हो। समीर हंसते हुए बोला, बिना लड़कियों के मजा नहीं आता। आर्या दूर से ये बातें सुन रही थी। उसका खून खौल उठा। यही हाल है इस घर के मर्दों का, और हम पर पाबंदी कि बाहर मत निकलो, किसी से बात मत करो। वो कमरे में जाकर खुद से बड़बड़ाने लगी, अगर मैं बाहर निकलूं तो इज्जत चली जाएगी, और ये लोग खुलेआम शराब और औरतों में डूबे रहते हैं। क्या यही मर्दानगी है? उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उसने कसम खाई, अब कुछ तो करना ही होगा। रात का वक्त था। हवेली में सब सो चुके थे। आर्या के दिमाग में एक ख्याल कौन था, क्यों ना आज मैं खुद देखूं कि समीर बाहर क्या करने जा रहा है। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला, चुपचाप आंगन पार किया और पार्किंग में खड़ी काली एसयूवी के पास पहुंची। आसमान में चांद आधा छिपा था और ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पीछे की सीट के नीचे छुप गए। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। बस थोड़ी देर की बात है, मैं देख लूंगी कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी। वो आया, मगर उसकी चाल, उसकी आहट, वो समीर की नहीं थी। आर्या को डर ने जकड़ लिया, और फिर इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। गाड़ी चल पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा। हे भगवान, ये समीर नहीं, फिर कौन है? और यहीं से उस रात ने वो मोड़ लिया जिसने आर्या की पूरी जिंदगी बदल दी। गाड़ी धीरे धीरे हवेली से दूर होती जा रही थी। बाहर सड़कें सुनसान थी और अंदर आर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सीट के नीचे खुद को और सिकोड़ लिया था ताकि कोई उसे देख न सके। हवा ठंडी थी, दिसंबर की रात थी। गाड़ी के पहिए सड़क को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। आर्या की आंखें बंद थीं, मगर मन में डर की लहरें उठ रही थीं। कहीं पकड़ी गई तो? समीर ने अगर देख लिया तो क्या होगा? कुछ देर बाद उसने किसी को फोन पर बात करते सुना। हाँ, मैं रास्ते में हूं। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज उन लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। वो आवाज सुनकर आर्या का पूरा शरीर कांप उठा। ये तो विवेक की आवाज है। उसका दिल एक पल को थम गया। हे भगवान, मैं तो समीर की गाड़ी में बैठना चाहती थी, लेकिन ये तो विवेक की कार है। अब डर और बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर विवेक ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेगा? वो तो वैसे ही मुझसे बात नहीं करता, अब तो मुझसे और नफरत करेगा। विवेक की बातों से लग रहा था कि वो किसी बड़े खतरे में है। आज मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पूरे सबूत के साथ पकड़ूंगा। उसके लहजे में गुस्सा और सख्ती दोनों थी। आर्या का गला सूख गया। वो चाहती थी कि अभी तुरंत गाड़ी से कूद जाए, लेकिन डर से पैर हिल नहीं रहे थे। उसी वक्त अचानक धाएं धाएं की आवाज हुई। गोलियां चल रही थीं। विवेक ने झट से गाड़ी रोक दी। बाहर से फायरिंग हो रही थी। आर्या के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। आ! विवेक चौंक गया। ये आवाज किसकी थी? उसने पीछे मुड़कर देखा। आर्या? उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम यहां इस वक्त? वो गुस्से में लगभग दहाड़ पड़ा। तुम्हें होश है? तुमने क्या किया है? आर्या डर के मारे कांपने लगी। विवेक, मैं तो बस क्या? विवेक ने गुस्से में कहा। क्या तमाशा बना रखा है तुमने? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है कि बाहर हालात कितने खराब हैं। अगर गोली तुम्हें लग जाती तो क्या होता? आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं समीर का पीछा करने निकली थी। मुझे लगा ये उसकी गाड़ी है। मैं देखना चाहती थी कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। बस गलती से आपकी गाड़ी में बैठ गई। विवेक ने सिर पकड़ लिया। ओह गॉड! आर्या, तुम समझती नहीं हो तुमने क्या किया है। तुमने सिर्फ अपनी नहीं, मेरी जान भी खतरे में डाल दी है। बाहर गोलियां अब भी चल रही थीं। विवेक ने गाड़ी को तेजी से रिवर्स किया और फिर हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। आर्या डर से कांप रही थी। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रही थी। हे भगवान, बस आज हमें सही सलामत घर पहुंचा दे। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी हवेली के गेट के अंदर दाखिल हुई। गेट के पास खड़े चौकीदार ने राहत की सांस ली। मगर जैसे ही विवेक ने गाड़ी रोकी, सामने जो नज़ारा था उसने दोनों को जड़ कर दिया। विवेक के पिता मोहन मेहरा और समीर आंगन में खड़े थे। दोनों की नज़र सीधी आर्या और विवेक पर पड़ी।
मोहन जी की आंखों में गुस्सा और सख्ती थी। ये क्या है विवेक, रात के 3 बजे और तुम अपनी बीवी को साथ लेकर बाहर घूम रहे हो? किस बात का तमाशा बना रखा है तुमने? आर्या हड़बड़ाकर बोली, पापा जी, बात वैसी नहीं है। चुप रहो। मोहन जी की आवाज गूंज उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बहू इस घर की इज्जत को यूं सरेआम मिट्टी में मिला देगी। आधी रात को किसी मर्द के साथ बाहर घूमना, वो भी छुपकर। समीर की आंखों में जलन थी। वो धीरे से बुदबुदाया, भाभी तो बड़ी समझदार बनती थी, अब देखिए इनका असली चेहरा। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुन सी खड़ी रह गई। पापा जी, मैं कसम खाती हूँ, बात वैसी नहीं है। मैं तो बस गलती से, विवेक ने तुरंत कहा। पापा पहले मेरी बात सुनिए। चुप रहो विवेक, मोहन जी ने दहाड़ लगाई। तुम्हारे जैसा बेटा मैंने नहीं देखा। अगर ये लड़की तुम्हें इतनी पसंद थी तो सगाई किसी और से क्यों की थी? तुमने अपनी सगाई तोड़ी, अपनी मंगेतर सिया को अपमानित किया और अब इस लड़की के साथ आधी रात को बाहर निकल गए। क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। पापा जी, ये सब गलतफहमी है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मोहन जी का गुस्सा और बढ़ता गया। उन्होंने कहा, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब इस घर की इज्जत बचाने का बस एक ही तरीका है। आर्या डर के मारे विवेक की ओर देखने लगी। कौन सा तरीका पापा जी? निकाह या शादी, अभी इसी वक्त। विवेक चौंक गया। क्या? लेकिन? कोई लेकिन नहीं, मोहन जी ने कड़क आवाज में कहा। अभी काजी को बुलाया जाएगा और तुम दोनों का निकाह इसी घर में होगा, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारे घर की बहू ने किसी परछाई पर भी दाग लगाया है। आर्या की आंखें फटी रह गईं। क्या? अभी शादी? उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। करीब आधे घंटे बाद घर का बड़ा हाल रोशनी से जगमगा उठा। काजी साहब को बुला लिया गया। विवेक की मां नीका जी रो रही थी। समीर और बाकी लोग खामोश खड़े थे। काजी ने निकाह की रस्म शुरू की और जैसे जैसे अल्फाज पढ़े जा रहे थे, आर्या के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिए हों। वो सब कुछ सुन रही थी मगर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। जब काजी ने पूछा, क्या आपको ये निकाह मंजूर है? आर्या की आंखों से आंसू झर गए। वो धीमी आवाज में बोली, कबूल है। 3 बार बोला गया और हर बार उसके अंदर कुछ टूटता गया। निकाह पूरा हुआ, सब लोग उठ गए। बस आर्या वहीं बैठी रह गई, बेजान, खोई हुई, टूटी हुई। अब वो विवेक मेहरा की बीवी थी, लेकिन उस रात उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कैद में डाल दिया हो। थोड़ी देर बाद विवेक की पूर्व मंगेतर सिया कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया आर्या, तुम मेरी दोस्त थी और तुमने धोखा दिया। अब देखना, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। जिस तरह तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। तुम्हारी हर खुशी तुमसे छीन लूंगी। आर्या सन्न रह गई। सिया, प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सिया ने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया। झूठ मत बोलो, तुम जैसी लड़कियां दूसरों की जिंदगी तबाह कर देती हैं। तुम खुश नहीं रह पाओगी आर्या, कभी नहीं। इतना कहकर सिया कमरे से निकल गई। आर्या वहीं फर्श पर गिर पड़ी, टूटे हुए दिल के साथ, बिखरे हुए सपनों के साथ। उस रात हवेली में सन्नाटा था। सब कमरे बंद थे, मगर एक दिल था जो चीख रहा था। आर्या ने धीरे से अपने आप से कहा, किस्मत का खेल है शायद। न मैंने चाहा, न विवेक ने, फिर भी हम दोनों एक बंधन में बंध गए। और इस तरह उस रात ने आर्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वो विवेक की बीवी थी, मगर एक ऐसे शख्स की जो उसे न समझता था न चाहता था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आगे आने वाले दिन उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएंगे। सुबह की हल्की किरणें कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। आर्या के लिए ये सुबह बाकी सभी सुबहों जैसी नहीं थी। अब वो हवेली की मेहमान लड़की नहीं रही थी, बल्कि अब वो इस घर की बहू, विवेक मेहरा की बीवी बन चुकी थी। पर यह रिश्ता किसी ख्वाब की तरह नहीं, बल्कि एक सज़ा की तरह उसके सिर पर थोप दिया गया था। रात की सारी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। सिया का गुस्सा, ससुर का इल्ज़ाम और विवेक की खामोश नफरत। उसने आईने में खुद को देखा। सिंदूर की हल्की लकीर उसके माथे पर थी, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी नई दुल्हन की होती है। चेहरे पर सिर्फ थकान और दर्द था। वो धीमे कदमों से कमरे से बाहर आई। नीचे हवेली के बड़े हाल में सब लोग बैठे थे। ससुर मोहन मेहरा अखबार पढ़ रहे थे और नीताजी पूजा की तैयारी कर रही थी।
जैसे ही आर्या ने नीचे कदम रखा, नीताजी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने ठंडी निगाहों से उसे देखा, फिर बोली, सुबह सुबह नीचे उतर आई? नई नवेली दुल्हन को तो पति के कमरे में रहना चाहिए था। आर्या के गले से शब्द ही नहीं निकले। उसने सिर झुका लिया। नीताजी की आवाज़ और सख्त हो गई। अब जब तू इस घर में है तो इस घर की इज्जत का ख्याल रखना सीख। हमने तुझे अपनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तेरी मर्जी से होगा। मोहन मेहरा ने अखबार से नजरें उठाईं। नीता, उसे रहने दो, अब जो होना था हो चुका। आर्या वहां से चुपचाप चली गई। रसोई में काम करने वाली बाई कांता ने दबी आवाज में कहा, बिटिया, मन छोटा मत करियो, ये सब वक्त का खेल है। आर्या ने फीकी सी मुस्कान दी। कांता दीदी, वक्त ही तो सबसे बड़ा जज है ना, शायद वही सबका फैसला करेगा। शाम के वक्त विवेक कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही ठंडापन था। उसने आर्या की ओर बिना देखे कहा, तुम यहाँ आराम से रहो, लेकिन याद रखना, मेरे कमरे में तुम्हारी जगह बस दीवार के बराबर है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। आर्या की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे से बोली, मैं कोई हक नहीं मांग रही विवेक, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे गलत मत समझिए। विवेक हंस पड़ा, मगर वो हंसी दर्द भरी थी। गलतफहमी? तुमने मेरे घर की इज्जत को सरेआम उछाल दिया और अब कहती हो गलतफहमी? उसने गुस्से में अलमारी का दरवाज़ा जोर से बंद किया और बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही आर्या का सब्र टूट गया। वो बिस्तर पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। दिन बीतते गए। आर्या के लिए हर दिन एक नई परीक्षा था। हवेली के लोग अब भी उसे शक की नज़रों से देखते थे। जहां भी जाती कानाफूसी होती, देखो वही लड़की जिसने अपनी ही शादी को बदनाम कर दिया। बस एक इंसान था जो उससे थोड़ा ठीक बर्ताव करता, रिया, उसकी चचेरी ननद। वो रोज शाम को आर्या के पास बैठती, उसका मन बहलाने की कोशिश करती। एक दिन रिया बोली, भाभी अगर आप चाहें तो बाहर चले, थोड़ी ताज़ी हवा ले लीजिए। आर्या ने सिर हिलाया, नहीं रिया, अब तो हवेली के बाहर कदम रखना भी गुनाह समझा जाता है। रिया ने उसकी तरफ देखा, भाभी ये हवेली आपसे ज्यादा डरती है। आपकी सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। आर्या मुस्कुरा दी, शायद उस दिन मुझे खुद पर यकीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर सिया की नफरत और बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर हवेली में आने का बहाना ढूंढ लेती, कभी नीताजी से मिलने तो कभी पूजा पाठ के बहाने। एक दिन वो सीधा आर्या के कमरे में आ गई। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। कितनी चालाक हो तुम आर्या, मुझसे मेरा विवेक छीन लिया और अब उसकी बीवी बनकर बैठी हो। आर्या ने शांत लहजे में कहा, सिया, मैंने कुछ नहीं छीना, वो सब किस्मत थी। सिया तिलमिला गई, किस्मत नहीं, तुम्हारी चाल थी। तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, अब मैं तुम्हारा चैन छीन लूंगी। वो दरवाज़ा पटककर चली गई, मगर आर्या की आंखों से बहते आंसू अब थम नहीं रहे थे। वो सोचती रही, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, फिर भी मुझे इतनी सज़ा क्यों? कई हफ्ते गुजर गए। विवेक बाहर अपने काम में लगा रहता और जब घर आता तो बस औपचारिक बातें करता। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दिन था रविवार का। सुबह सुबह खबर आई कि समीर के कुछ दोस्तों के साथ किसी पुरानी दुश्मनी के चलते गोलीबारी हो गई है और समीर बुरी तरह घायल है। पूरा घर सदमे में था। विवेक अस्पताल भागा, आर्या भी पीछे पीछे चली गई। समीर का खून बह रहा था और डॉक्टर इलाज में जुटे थे। आर्या ने तुरंत जाकर ब्लड टेस्ट करवाया, क्योंकि समीर को उसी ग्रुप का खून चाहिए था जो आर्या का था। डॉक्टर ने कहा, आपका ब्लड मैच करता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा। आर्या ने बिना सोचे कहा, मुझे परवाह नहीं, बस मेरे देवर को बचा लीजिए। कई घंटे के बाद ऑपरेशन सफल रहा। समीर की जान बच गई। जब विवेक को पता चला कि आर्या ने अपनी जान दांव पर लगाई, तो उसका चेहरा कुछ पल को जड़ हो गया। वो पहली बार उसकी ओर देख रहा था, नफरत की जगह हैरत से। तुमने ये सब क्यों किया? विवेक ने धीमे स्वर में पूछा। आर्या बोली, क्योंकि ये मेरा परिवार है और शायद यही मेरा फर्ज है। विवेक के अंदर कुछ पिघलने लगा था। वो कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। हवेली में जब सबको पता चला कि आर्या ने अपनी जान खतरे में डालकर समीर की जान बचाई है, तो सबकी नज़रों में पहली बार उसके लिए थोड़ा सम्मान उभरा। नीताजी भी उसके पास आई, बोली, तूने बहुत बड़ा काम किया बहू। मैंने तुझ पर शक किया, मगर तू तो सोने जैसी निकली। आर्या के आंसू निकल आए। माँ जी, मैं बस चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपना समझे। नीताजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, अब तू हमारी बेटी जैसी है।
विवेक कुछ दिनों तक चुप रहा, मगर अब जब आर्या सामने आती तो वो उसे अलग नज़र से देखता। एक एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था। शायद मोहब्बत का पहला बीज अब उसके दिल में अंकुरित हो रहा था। एक रात जब आर्या बैल्कनी में बैठी थी, वो पीछे से आया और बोला, आर्या। वो चौंक गई। विवेक की आवाज़ में पहली बार नरमी थी। थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी साथी भी हो। आर्या ने पलटकर उसकी ओर देखा। क्या कहा आपने? विवेक मुस्कुरा दिया। सुना नहीं क्या? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। आर्या की आंखों में नमी आ गई। वो सोचने लगी, शायद नफरत की ये दीवार अब गिरने लगी है। और उस रात हवेली में कई दिनों बाद एक सुकून सा फैल गया था, जैसे किसी ने दुखों की दीवार में एक छोटी सी खिड़की खोल दी हो, जहां से उम्मीद की रोशनी अंदर आने लगी थी। हवेली में अब कुछ दिन सुकून से बीत रहे थे। विवेक पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। अब जब आर्या सामने आती तो उसके लहजे में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुप मोहब्बत झलकती थी। सुबह की चाय के वक्त वो पहली बार बोला, आर्या, चीनी कम डालना, मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं। आर्या हल्का मुस्कुरा दी। ठीक है। बस यही एक छोटा सा पल उसके लिए बड़ी बात थी। कभी जिसने उसे देखना तक पसंद नहीं किया, आज उसी ने उससे बात की थी, वो भी नरमी से। धीरे धीरे हवेली में उसके लिए नज़रें बदलने लगी थी। मोहन मेहरा भी अब उसे उतनी कड़ी नज़रों से नहीं देखते थे। वो समझ चुके थे कि आर्या ने अपनी नियत और फर्ज दोनों निभाए हैं। रिया अक्सर कहती, भाभी, आपने तो सबका दिल जीत लिया। आर्या मुस्कुरा देती, दिल जीतना आसान नहीं होता रिया, कभी कभी इसके लिए बहुत कुछ हारना पड़ता है। रिया ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तो बस एक ही चीज बाकी है, विवेक भैया का दिल। आर्या की आंखों में हल्की चमक आई। शायद वो दिन भी आ जाएगा। पर हवेली में हर कोई खुश नहीं था। सिया की जलन अब जुनून में बदल चुकी थी। वो खुद को ये सच स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि विवेक अब आर्या के करीब आ रहा है। वो अक्सर हवेली के पास आ जाती, कभी पूजा के बहाने, कभी नीताजी से मिलने के लिए, मगर उसकी आंखें हमेशा आर्या को ही ढूंढती। एक दिन उसने मौका पाकर नीताजी से कहा, आंटी, आपसे एक बात कहनी थी। क्या आपको नहीं लगता कि आर्या बहुत चालाक है? नीताजी चौंकी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि वो धीरे धीरे सबको अपने बस में कर रही है। पहले समीर की जान बचाई, फिर विवेक भैया का दिल जीत रही है। आपको नहीं लगता कि वो हवेली की मालकिन बनना चाहती है? नीताजी ने ठंडी सांस ली। सिया, अब वो इस घर की बहू है। जो हो गया उसे भूल जाओ। लेकिन सिया भला मानने वाली कहाँ थी? उसकी आंखों में नफरत की आग और तेज हो गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब आर्या को चैन से नहीं रहने दूंगी। उधर विवेक अब अक्सर देर रात तक बाहर रहता था। आर्या पूछती, कहाँ जाते आप? वो जवाब देता, काम है, मत पूछो। लेकिन आर्या को महसूस होता था कि वो कुछ छिपा रहा है। एक रात जब हवेली में सब सो चुके थे, आर्या को गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से कमरे से बाहर निकली और बरामदे से देखा, विवेक किसी अजनबी आदमी से मिल रहा है। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। आर्या का दिल धड़कने लगा। कहीं फिर कोई मुसीबत तो नहीं? वो पास जाने ही वाली थी कि पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रही हो भाभी? वो पलटी तो सामने समीर खड़ा था। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। इस रात के वक्त आपको हवेली में घूमने की क्या जरूरत है? आर्या बोली, वो मुझे कुछ आवाज़ आई थी। समीर ने आगे बढ़कर कहा, इतना डर क्यों रही है भाभी? हवेली में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। आर्या को असहज महसूस हुआ। मैं जा रही हूं, उसने जल्दी से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। समीर उसे जाते हुए देखता रहा और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो बुदबुदाया, बहुत मासूम है, मगर मैं इसे इतना आसान नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन हवेली में माहौल थोड़ा अजीब था। विवेक चुप था, आर्या परेशान थी और सिया फिर से आधमकी थी। वो आर्या के कमरे में आई। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम बहुत खुश हो, पर याद रखना आर्या, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। आर्या ने कहा, सिया, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है, क्योंकि तुम खुद को सिर्फ नफरत में जला रही हो। सिया हंसी, नफरत नहीं आर्या, ये बदला है। देखना, तुम्हारी इस घर में कदम रखने का अंजाम तुम्हें जल्द ही मिलेगा। वो चली गई, मगर अपने पीछे जहर छोड़ गई। आर्या का दिल बैठ गया। वो समझ नहीं आ रहा था कि सिया क्या करने वाली है।
उसी शाम विवेक के ऑफिस से फोन आया। किसी ने बताया कि विवेक की गाड़ी पर हमला हुआ है। खबर सुनते ही आर्या के पैरों से जमीन खिसक गई। वो चीख पड़ी, क्या? विवेक पर हमला? हवेली के सब लोग अस्पताल की ओर भागे। विवेक की हालत गंभीर थी। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई थी, लेकिन काफी खून बह चुका था। आर्या ने डॉक्टर से कहा, कुछ भी हो जाए, इन्हें बचा लीजिए। उसकी आंखों में डर था, जैसे अगर विवेक चला गया तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अब वो खतरे से बाहर है। आर्या ने सुकून की सांस ली और खुद को रोक ना पाई। वो दौड़कर विवेक के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। विवेक ने आंखें खोली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम आई? आर्या की आंखों से आंसू ढर गए। अगर आप ना होते तो मैं किसके लिए जीती? वो उसके पास बैठी रही, सारी रात जागती रही। जब विवेक सो गया तो उसने उसके माथे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, अब मैं आपको कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अगले कुछ दिनों में विवेक की तबीयत सुधरने लगी थी। वो अब आर्या के प्रति और मुलायम हो गया था। उसकी बातों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। एक सुबह उसने आर्या को आवाज दी, आर्या, जरा सुनो। वो मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद। आर्या चौंकी, किस लिए? मेरी जान बचाने के लिए। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं, मैं अपना फर्ज निभा रही थी। विवेक ने सिर हिलाया। फर्ज से बढ़कर कुछ था उसमें आर्या। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वो शायद मुझे अब समझ में आ रही है। आर्या की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे दर्द पर मरहम रख दिया हो। पर हवेली में हर किसी को उनकी नज़दीकी रास नहीं आ रही थी। समीर के अंदर की कड़वाहट और बढ़ने लगी थी। वो अब आर्या के आसपास मंडराने लगा था। कभी बहाने से मदद करता, कभी मुस्कुराकर बातें करता। आर्या को उसकी नीयत का एहसास हो गया था। वो उसे दूरी बनाए रखती, मगर समीर की नज़रें हर वक्त उसका पीछा करती। एक रात जब सब सो चुके थे, आर्या अपने कमरे में अकेली थी। अचानक खिड़की से किसी की परछाई अंदर आई। वो घबरा गई। कौन है? अगले ही पल किसी ने पीछे से उसके कंधे पकड़ लिए। वो चीख उठी, छोड़ो मुझे। कमरे की लाइट ऑन हुई। सामने समीर खड़ा था। उसकी आंखों में हवस की चमक थी। क्यों डर रही हैं भाभी? इतनी खूबसूरत होकर अकेली रहती हो। कभी किसी ने कहा है कि तुम परी लगती हो? आर्या गुस्से और डर से कांपने लगी। बदतमीज, बाहर निकलो मेरे कमरे से, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। समीर हंसा। चिल्लाओगी? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? सबको तो अब भी लगता है कि तुम चरित्रहीन हो। आर्या ने जोर से उसे धक्का दिया और चिल्लाई, विवेक, कोई है? उसी वक्त दरवाज़ा खुला। विवेक अंदर आया और गुस्से से समीर पर टूट पड़ा। उसने समीर का कॉलर पकड़ा और घूंसे बरसाने लगा। नीच इंसान, मेरी बीवी पर नज़र डालता है। हवेली के सारे लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। मोहन जी, नीता जी, सब सामने थे। विवेक चिल्लाया, ये आदमी मेरी बीवी के कमरे में घुसा था। इसकी नीयत खराब थी। कमरा सन हो गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी। मोहन मेहरा ने समीर को घूरते हुए कहा, क्या ये सच है? समीर चुप रहा। उसका सिर झुक गया। मोहन जी ने गुस्से से कहा, आज से तुम इस हवेली के नहीं रहे समीर। हमारी इज्जत को दाग लगाकर तुम यहाँ एक पल नहीं रह सकते। समीर ने गुस्से से आर्या की ओर देखा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। वो चला गया, मगर हवेली में अब भी डर का माहौल था। आर्या सिसक रही थी। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। आर्या ने उसकी ओर देखा। वो पहली बार था जब उसे लगा कि अब वो सच में अकेली नहीं है। उस रात हवेली के आंगन में चांद बहुत खूबसूरत था। आर्या और विवेक दोनों बैल्कनी में खामोश खड़े थे। विवेक ने उसका हाथ थामा और कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आर्या मुस्कुरा दी, तो क्या अब मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं? विवेक ने हल्के से कहा, डर नहीं, बस प्यार करना सीखो। और उसी पल नफरत की जगह प्यार ने हवेली में कदम रख दिया। अब हवेली में बहुत कुछ बदल चुका था। जहां कभी दीवारें आर्या की सिसकियों की गवाह थीं, वहीं अब उन्हीं दीवारों पर उसकी मुस्कान की परछाई दिखने लगी थी। विवेक और आर्या अब एक दूसरे के और करीब आ चुके थे। वो दोनों सुबह की चाय साथ पीते, शाम को बैल्कनी में बैठकर बात करते, और कभी कभी तो एक दूसरे के बिना दिन भी अधूरा लगता था। विवेक अब पहले जैसा गुस्सैल नहीं रहा था। उसकी बातों में अब नरमी थी और आंखों में अपनापन। एक दिन वो आर्या से बोला, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए हैं आर्या। कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूँ।
आर्या की आंखों में नमी आ गई। प्यार तो पहले भी था विवेक, बस आपकी नज़रों में भरोसा नहीं था। विवेक ने उसके हाथ थामे और कहा, अब भरोसा भी है और एक वादा भी कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आर्या मुस्कुराई। उसका दिल जैसे बरसों बाद सुकून में था। पर खुशी के इस दौर में भी किस्मत ने एक साजिश छुपा रखी थी। सिया की जलन अब पागलपन बन चुकी थी। वो हर दिन आर्या की बढ़ती हैसियत देख देख कर जलती। जिस औरत को मैंने हवेली से निकलवाने की कसम खाई थी, वो अब इस घर की रानी बन गई है। सिया अब बदले की आग में झुलस रही थी। वो हर हाल में आर्या की जिंदगी तबाह करना चाहती थी। उसने बाहर से कुछ गुंडों को पैसे देकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने तय किया, इस बार चोट सीधी दिल पर करनी है। विवेक को खत्म करना होगा। उधर हवेली में माहौल खुशियों से भरा हुआ था। नीता जी का जन्मदिन आने वाला था और पहली बार आर्या ने सोचा कि वो कुछ बड़ा सरप्राइज करेगी। वो खुद हाथों से केक बना रही थी और पूरे घर को फूलों से सजा रही थी। रिया बोली, भाभी आप तो कमाल कर रही हैं, माँ जी बहुत खुश होंगी। आर्या मुस्कुराई, बस यही चाहती हूँ कि ये घर फिर से खुशियों से भर जाए। शाम होने लगी, लाइटें जगमगा उठीं, मेहमान आने लगे। विवेक ने आर्या की ओर देखा। तुम सच में इस घर की रौनक हो। आर्या मुस्कुराई। रौनक तो आपकी मुस्कान है विवेक। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। नीता जी के चेहरे पर मुस्कान थी। मोहन मेहरा गर्व से भरे हुए थे। रिया गाने चला रही थी और सब हंस रहे थे। मगर उसी वक्त बाहर हवेली के गेट के पास एक काली कार आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे, वही लोग जिन्हें सिया ने भेजा था। उनके हाथ में हथियार थे और इरादा साफ, विवेक को खत्म करना। अंदर पार्टी चल रही थी। आर्या के हाथ में प्लेट थी। वो केक काटने की तैयारी कर रही थी। विवेक ठीक उसके बगल में खड़ा था। नीता जी ने कहा, चलो बच्चों, अब मोमबत्ती बुझाओ। सारे लोग तालियां बजाने लगे और तभी बाहर से गाड़ियों के टायरों की चीखती आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ी। 4 नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। सब लोग पीछे हट जाओ, उनमें से एक चिल्लाया। हवेली में अफरा तफरी मच गई। विवेक ने आर्या को अपनी बाहों में खींच लिया। आर्या, नीचे झुको। गोलियों की आवाज गूंजी। धाएं धाएं। कांच टूट गए, चीखें उठीं। आर्या चीखी, विवेक सावधान। लेकिन तभी एक गोली चली और विवेक के सीने के पास लगी। विवेक! आर्या की चीख से पूरा हॉल कांप गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। खून उसके शर्ट पर फैल गया। गुंडे भाग गए। सब लोग चिल्लाने लगे। नीता जी बेहोश हो गई। रिया चीखती रही। आर्या विवेक को गोद में लेकर रोने लगी। विवेक, आंखें खोलो प्लीज, कुछ मत बोलो, मैं हूं ना। विवेक की सांसें धीमी हो गईं। उसने बहुत मुश्किल से कहा, डरना मत आर्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्या रोती रही। नहीं विवेक, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन विवेक की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आर्या की चीख से पूरा घर गूंज उठा। नहीं! अस्पताल पहुंचते तक विवेक की हालत और बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में ले लिया। आर्या बाहर फर्श पर बैठी थी, दोनों हाथों से भगवान से दुआ मांग रही थी। हे भगवान, मेरी खुशियां मत छीनो, मेरे विवेक को मुझे वापस दे दो। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन खून बहुत बह गया था। अब हमें देखना होगा कि क्या वो अगली सुबह तक जाग पाएंगे या नहीं। आर्या की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो कमरे में भागी और विवेक का हाथ थाम लिया। देखो ना विवेक, तुमसे वादा लिया था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, अब कैसे जा सकते हो? विवेक की आंखों से एक आंसू लुढ़का। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं जाऊंगा नहीं आर्या, बस थोड़ी देर के लिए सो रहा हूं। उसकी उंगलियां आर्या के हाथ से ढीली पड़ गईं। मशीनों की बीप बीप की आवाज कमरे में गूंजने लगी। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। हम कोशिश कर रहे हैं, सीपीआर दो। आर्या वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह सूरज की किरणें अस्पताल की खिड़की से अंदर आईं। विवेक अभी भी बेहोश था। डॉक्टर कह रहे थे कि वो कोमा में है। आर्या उसके पास बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई। वो धीरे से बोली, आप उठिए विवेक, मैं अभी भी यहीं हूं, आपकी आर्या। मगर विवेक की पलकों में कोई हलचल नहीं थी। हवेली में मातम छा गया था।
नीताजी कुछ नहीं बोल पा रही थी। मोहन मेहरा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। काश मैंने पहले दिन ही इस लड़की पर यकीन किया होता। रिया बस चुपचाप आर्या के पास बैठी रही। भाभी, सब ठीक हो जाएगा। आर्या की आवाज़ धीमी थी। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम क्यों होती है रिया? जब जीना सीखो तो जिंदगी ही दूर चली जाती है। इधर सिया को जब पता चला कि विवेक को गोली लगी है तो उसके चेहरे पर एक झलक डर की आई, मगर अगले ही पल वो बोली, मेरा इरादा उसे डराने का था, मारने का नहीं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने जो खेल शुरू किया था वो अब उसकी ही जिंदगी को निगलने वाला था। रात का वक्त था। आर्या अस्पताल के कमरे में अकेली बैठी थी। विवेक के पास झुकी और धीरे से बोली, विवेक, अगर आप नहीं जागे तो मैं भी सांस नहीं लूंगी। आंसू उसकी हथेलियों पर गिर रहे थे। उसने विवेक का माथा चूमा और कहा, अब ये जंग मेरी होगी, आपकी आर्या हार नहीं मानेगी। और उसी रात बाहर बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी, जैसे खुद किस्मत भी इस कहानी के दर्द पर रो रही हो। आर्या ने उसकी ठंडी उंगलियां थामी और धीरे से कहा, जब तक मेरी सांस है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कहानी अभी एक नए मोड़ पर थी, जहां प्यार, दर्द और बदला तीनों एक साथ मिलने वाले थे। अस्पताल में अब हर चीज ठहरी हुई थी। सफ़ेद दीवारें, बीप करती मशीनें और एक बेजान सा सन्नाटा जो हर पल आर्या का दिल तोड़ देता था। विवेक कोमा में था, आंखें बंद, चेहरा फीका और सांसें किसी मशीन पर टिकी हुई थीं। आर्या दिन रात उसी कमरे में रहती, न खाना खाती न सोती, बस उसी कुर्सी पर बैठी विवेक का हाथ थामे कहती, अब सुन रहे हैं ना विवेक, मैं अभी भी यही हूँ, आपकी आर्या। मगर विवेक की पलकों में कोई हलचल नहीं थी। हवेली में अब पहले जैसा शोर नहीं था, सब कुछ सूना सूना था। मोहन मेहरा और नीताजी रोज अस्पताल जाते, रिया वहीं आर्या के साथ रहती। एक दिन मोहन जी ने कहा, बेटी, भगवान से उम्मीद रखो, हमारा विवेक बहुत हिम्मती है, वो जरूर लौटेगा। आर्या ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ पापा जी, मुझे यकीन है। पर अंदर से वो टूट चुकी थी। कभी कभी रात में अकेले कमरे के कोने में बैठकर रो पड़ती, हे भगवान, अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो उसे मेरी सांसों में वापस लौटा दो। इधर सिया को चैन नहीं मिल रहा था। उसने जो किया था अब वो उसी को सताने लगा था। हर रात उसे विवेक का चेहरा दिखता, वो आवाज़ सुनाई देती, सिया, क्यों किया तुमने ये? वो डर के मारे चीख कर उठ जाती। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसकी सहेली ने पूछा, क्या हुआ सिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सिया ने रोते हुए कहा, मैंने सिर्फ डराने को कहा था, लेकिन उन्होंने गोली चला दी। विवेक मर सकता था। उसकी सहेली बोली, तो सच बता दो, पुलिस को सब कह दो। सिया ने सिर झटका, नहीं, अगर मैंने सब बताया तो सब खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसकी सच्चाई छुपी नहीं रहेगी। अस्पताल में उस दिन एक अजनबी आया, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में घबराहट। वो नर्स के पास जाकर बोला, विवेक मेहरा कहाँ है? नर्स ने कहा, आईसीयू में है। वो आदमी कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से आर्या के पास जाकर बोला, आप ही उनकी बीवी है ना? आर्या ने सिर हिलाया, हाँ। वो बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही वो हूँ जिसने उस रात गोली चलाई थी। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा तुमने? आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे सिया मैडम ने पैसे दिए थे, कहा था सिर्फ डराना है, पर सब गड़बड़ हो गया, मैंने गलती से ट्रिगर दबा दिया। आर्या जड़ हो गई, उसके हाथ कांप रहे थे। सिया ने? हाँ, वही थी जिसने साजिश रची थी। आर्या की आंखों में आंसू नहीं, अब आग थी। उसने कहा, अब वो बचेगी नहीं, मेरे विवेक की हालत की जिम्मेदार वही है। अगले ही दिन आर्या ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, सबूत जुटाए, सिया के बैंक ट्रांजैक्शन, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग्स और उस शूटर का बयान। सिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जब उसे पकड़ने आई तो वो टूट गई। नहीं, मैंने जान से मारने को नहीं कहा था। आर्या वहां खड़ी थी, आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सख्ती। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा विवेक मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। तुमने सिर्फ मेरे पति पर नहीं, मेरे पूरे अस्तित्व पर वार किया है। सिया को ले जाया गया और हवेली में सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। मगर वो सन्नाटा अब डरावना नहीं था, बल्कि इंतजार का सन्नाटा था।
दिन हफ्तों में बदल गए। आर्या अभी भी उसी कुर्सी पर बैठती, विवेक का माथा सहलाती, कभी उसके कानों में धीरे धीरे बोलती, याद है ना, आपने कहा था डरना मत आर्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो अब जाग जाइए ना। कभी उसके लिए अपना पसंदीदा इत्र लगाती, कभी उसके सामने उसकी मनपसंद किताब रख देती, जैसे वो जाग जाएगा और कहेगा, फिर वही किताब आर्या। एक दिन रिया ने कहा, भाभी, डॉक्टर कह रहे हैं अब उम्मीद कम है। आर्या ने उसकी बात काट दी, नहीं रिया, जब तक मैं जिंदा हूं उम्मीद जिंदा है। वो मंदिर गई, नंगे पांव, बिना छतरी के, बरसते पानी में चलती रही। भक्त लोग उसे देखकर हैरान थे। वो भगवान के सामने गिरी और बोली, हे शिवशंकर, आपने मुझे मेरी सच्चाई की परीक्षा दी है, अब मेरी मोहब्बत की लाज रख लीजिए। वो आंसुओं में डूबी रही, घंटों वहीं बैठी रही जब तक मंदिर की घंटियां बंद नहीं हुईं। अस्पताल लौटकर वो विवेक के पास आई। उसने उसका माथा चूमा और कहा, आपको जगाने के लिए मैंने खुद से वादा किया है, जब तक आप नहीं जागते मैं नहीं रुकूंगी। उसने उसके कान में धीरे से गुनगुनाना शुरू किया, वही गीत जो वो दोनों शादी से पहले सुना करते थे, तेरी धड़कन में ही मेरी धड़कन है। अचानक मॉनिटर की बीप की आवाज तेज हुई। आर्या घबरा गई, डॉक्टर दौड़े। क्या हो रहा है? डॉक्टर ने देखा, विवेक की उंगलियां हिल रही थीं। आर्या चिल्लाई, वो हिले हैं। डॉक्टर ने कहा, वो होश में आने की कोशिश कर रहे हैं। आर्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। विवेक, मैं यहाँ हूँ, आर्या। विवेक की आंखें धीरे धीरे खुली। वो बहुत कमजोर आवाज में बोला, आर्या। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। आप लौट आए। डॉक्टर बोले, कमाल है, ये तो चमत्कार हुआ है। विवेक की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसे घर लाया गया। हवेली में फिर से रोशनी जल उठी। सबकी आंखों में खुशी थी, पर सबसे ज्यादा खुशी थी आर्या की आंखों में। वो उसके पास बैठी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आर्या ने मौत से भी जीत ली। वो हंसी, मगर आंखें नम थी। नहीं विवेक, मैंने तो बस आपका नाम लिया था, बाकी जीत भगवान की थी। रात को जब सब सो गए, आर्या बालकनी में बैठी थी। विवेक पीछे से आया, उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, अब ये आंसू बंद करो आर्या। आर्या ने सिर झुकाया, ये आंसू खुशी के हैं। विवेक ने उसके माथे को चूमा, तुमने मेरी जिंदगी वापस दी है, अब ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था, हवा में ठंडक थी और हवेली में पहली बार सुकून लौट आया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किस्मत ने एक और इम्तिहान बाकी रखा था, जो आर्या और विवेक के रिश्ते की अंतिम परीक्षा बनने वाला था। अब हवेली में बहुत कुछ बदल गया था। विवेक घर लौट चुका था। आर्या की देखभाल में वो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जा रहा था। पर जख्म सिर्फ उसके शरीर पर नहीं थे, कई जख्म ऐसे थे जो दिल के भीतर गहरे उतर चुके थे। हर रात जब वो आईने में खुद को देखता, तो उस रात की गोलियों की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठती। वो सोचता, क्यों हुआ ये सब? क्या सच में कोई अपने प्यार को इतना नफरत कर सकता है? आर्या अक्सर उसके पास बैठती और कहती, वक्त सब ठीक कर देगा विवेक, बस भरोसा रखिए। विवेक सिर हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश करता, काश मैं तुम्हारे जितना मजबूत होता आर्या। उधर सिया अब जेल में थी। उसके चेहरे की चमक खत्म हो चुकी थी, बाल बिखरे, आंखें लाल, और हर रात वही सपना, विवेक का खून से लथपथ चेहरा। वो जेल की सलाखों में बैठी खुद से बुदबुदाती, मैंने उसे सिर्फ डराना चाहा था, मुझे नहीं पता था कि यह अंजाम होगा। पर अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था। जो उसने किया था, उसकी सज़ा उसे मिल रही थी। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर कहा, कोर्ट की सुनवाई अगले हफ्ते है, अगर तुमने सच बताया तो शायद सज़ा थोड़ी कम हो जाए। सिया ने ठंडी सांस ली, मैं सच बताऊंगी, क्योंकि अब मैं झूठ जी नहीं सकती। सुनवाई का दिन आया, पूरा कोर्ट भरा हुआ था। एक तरफ आर्या और विवेक बैठे थे, दूसरी तरफ सिया हथकड़ियों में। जज ने सख्त लहजे में कहा, सिया वर्मा, क्या आप स्वीकार करती हैं कि आपने विवेक मेहरा के ऊपर हमला करवाया था? सिया की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैंने करवाया था, लेकिन मेरा मकसद उसे मारना नहीं था। मैं बस चाहती थी कि वो और आर्या अलग हो जाएं। मैं पागल हो चुकी थी अपने प्यार में। जज ने कहा, प्यार वो नहीं जो किसी की जान ले ले, प्यार वो है
जो किसी की जान बचाए। सिया फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो आर्या, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहा, पर अब समझ आ रही कि तुम जैसी औरत बनना आसान नहीं। आर्या की आंखों में भी आंसू थे, मगर उसने सिया की ओर देखा और कहा, सजा तो तुम्हें कानून देगा सिया, पर माफ मैं कर चुकी हूं, क्योंकि नफरत से नहीं, मोहब्बत से ही इंसान जीतता है। पूरा कोर्ट कुछ पल के लिए खामोश हो गया। हर कोई उस औरत की ताकत महसूस कर रहा था, जिसने दर्द को बदले की जगह माफी में बदल दिया था। सिया को जेल की सजा हुई, लेकिन जाने से पहले उसने आर्या से कहा, तुम्हारा नाम और तुम्हारा प्यार मेरे जहन से कभी नहीं मिटेगा आर्या, कभी किसी को मत खोना आर्या। विवेक ने आर्या की ओर देखा, तुमने उसे माफ कर दिया, जिसने हमें तोड़ दिया? आर्या मुस्कुराई, हाँ विवेक, क्योंकि अगर मैं उसे माफ नहीं करती तो हमारे रिश्ते पर हमेशा उसके गुनाहों की परछाई रहती। विवेक ने उसके हाथ थामे, तुम सच में अलग हो आर्या, मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, मगर तुम्हारा जैसा दिल कभी नहीं। दिन बीतने लगे, विवेक पूरी तरह ठीक हो गया था। अब हवेली में फिर से खुशियां लौट आई थी। रिया की शादी की तैयारियां चल रही थी। मोहन मेहरा अब अक्सर कहते, आर्या, तूने इस घर की इज्जत और रूह दोनों को बचाया है। आज अगर विवेक जिंदा है तो सिर्फ तेरे हौसले की वजह से। आर्या झुकी और बोली, मैंने बस वही किया जो मेरा फर्ज था पापा जी। पर कहानी का एक और मोड़ अब भी बाकी था। एक शाम विवेक अपने पुराने ऑफिस रिकॉर्ड्स देख रहा था, तभी उसे एक फाइल में कुछ अजीब दस्तावेज मिले। वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिनमें किसी का नाम बार बार लिखा था, समीर मेहरा। विवेक की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? ये तो उन्हीं दिनों के पेपर्स हैं जब मुझ पर हमला हुआ था। उसने और गहराई में देखा। कई बैंक ट्रांजैक्शन सिया के नाम पर नहीं, बल्कि समीर के नाम पर थे। उसने तुरंत आर्या के पास आकर कहा, आर्या, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? विवेक ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ये सब समीर का काम था, सिया को बस मोहरा बनाया गया था। आर्या ने हैरानी से कहा, मतलब सिया अकेली नहीं थी? नहीं, विवेक ने कहा, सिया को इस्तेमाल किया गया और असली साजिश समीर ने रची थी। वही था जिसने गोली चलाने वालों को पैसे दिए थे। वो मुझसे और इस हवेली से बदला लेना चाहता था। आर्या स्तब्ध रह गई। समीर, वही जिसने उस रात? वो बोलते बोलते चुप हो गई। अब सारा सच सामने था। समीर ने न सिर्फ हवेली की इज्जत पर दाग लगाया, बल्कि अपने ही भाई की जान लेने की कोशिश की थी। विवेक ने पुलिस में रिपोर्ट दी। कुछ ही दिनों में समीर को विदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। वो भाग गया था, मगर कानून से भाग पाना इतना आसान नहीं होता। हवेली में जब खबर आई कि समीर पकड़ा गया है, तो नीताजी फूट फूट कर रोने लगी। कैसे बेटा पैदा किया हमने, जिसने अपने ही भाई की जान लेनी चाहिए? आर्या ने उन्हें संभाला। माँ जी, अब सब खत्म हो गया। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच की रोशनी उसे मिटा देती है। कुछ महीनों बाद हवेली में फिर से जश्न था। इस बार रिया की शादी थी। हवेली रोशनी से नहाई हुई थी। सब हंस रहे थे, गा रहे थे, और आर्या विवेक एक कोने में खड़े थे, हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। विवेक बोला, याद है आर्या, जब पहली बार तुम इस हवेली में आई थी? आर्या मुस्कुराई, हाँ, तब ये हवेली जेल लगती थी, अब ये मेरा घर है। विवेक ने कहा, नहीं आर्या, अब ये हमारा घर है। उसने उसके माथे पर बिंदी को ठीक किया। अब इस घर की दीवारों में सिर्फ प्यार रहेगा, ना नफरत, ना डर। आर्या मुस्कुराई, और अगर वक्त फिर इम्तिहान लेगा तो हम दोनों साथ देंगे। विवेक ने उसकी ओर झुककर कहा, वादा है। रात को शादी के बाद दोनों बालकनी में बैठे थे। हवा में खुशबू थी, चांद आसमान में पूरी शान से चमक रहा था। आर्या ने आसमान की ओर देखा और बोली, कभी कभी लगता है अगर वो सारी मुश्किलें ना आती तो शायद हमें समझ ही नहीं आता कि प्यार कितना गहरा होता है। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, सच्चा प्यार वही होता है जो आंधियों में भी हाथ न छोड़े। आर्या मुस्कुराई, और वो हमने कर दिखाया। अब हवेली में फिर से खुशियां लौट आई थी। सिया जेल में अपनी सजा काट रही थी, पर उसने अपने वकील के जरिए आर्या को एक खत भेजा था। आर्या, तुमने माफ किया, इसलिए मैं जी रही हूं। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे इंसान बना दिया। आज भी भगवान से दुआ करती हूं कि तुम और विवेक हमेशा खुश रहो। आर्या ने वो खत पढ़कर चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लिया। वो मुस्कुराई और बोली, कभी कभी सबसे बड़ा बदला
माफ करना ही होता है। विवेक ने उसका हाथ थामा। और सबसे बड़ी जीत प्यार की होती है। दोनों आसमान की ओर देख रहे थे, जहां तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे खुद किस्मत उनकी मोहब्बत पर ताली बजा रही हो। सुबह का सूरज हवेली के बड़े बड़े दरवाजों से झांक रहा था। पंछियों की चहचहाहट, हल्की हवा और पूजा की घंटियों की आवाज, पूरा माहौल शांति से भरा हुआ था। आर्या आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। चेहरे पर सुकून था, जैसे जिंदगी ने आखिर उसे उसका हक लौटा दिया हो। विवेक पीछे से आया और बोला, इतनी सुबह सुबह उठ गई? आर्या मुस्कुराई और बोली, अब आदत हो गई है विवेक। जब जिंदगी में इतना अंधेरा देखा हो तो उजाले का स्वागत दिल से करना पड़ता है। विवेक ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच कहूं तो अब हर सुबह तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। आर्या ने हंसते हुए कहा, बस अब ऐसी बातें रोज मत किया करो, वरना मैं और भी बिगड़ जाऊंगी। विवेक ने हंसते हुए कहा, अब बिगड़ना भी तुम्हारा हक है मिसेस आर्या विवेक मेहरा। दोनों हंस पड़े। हवेली में अब सब कुछ बदल गया था। वो हवेली जहां कभी दीवारें चीखों से गूंजती थी, अब वहां हर सुबह आरती की आवाज और बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। रिया की शादी हो चुकी थी। वो ससुराल से हर रविवार मिलने आती थी और आर्या को गले लगाकर कहती, भाभी, अब ये घर फिर से घर लगने लगा है। नीताजी और मोहन मेहरा भी अब बूढ़े हो चले थे, मगर उनके चेहरे पर तसल्ली थी। हमारा घर अब सच में खुशहाल है। कांताबाई, जो सालों से हवेली की सेवा करती थी, वो भी मुस्कुराकर कहती, अब तो हवेली में फिर से वही रौनक लौट आई है बिटिया। आर्या जवाब देती, रौनक तो लोगों के दिलों से आती है कांता दीदी। जब दिल साफ हों तो घर खुद ब खुद जगमगा उठता है। एक दिन आर्या और विवेक छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान में चांद पूरा था और हवेली के नीचे दिए जल रहे थे। विवेक ने कहा, याद है आर्या, जब हम पहली बार मिले थे? आर्या मुस्कुराई, हाँ, तब ये हवेली जेल लगती थी। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, और अब तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। दोनों के बीच सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा मीठा था, वो सन्नाटा जिसमें हजारों बातें छुपी थीं। आर्या बोली, विवेक, मैंने एक बात सीखी है, जब औरत सच्चे दिल से किसी को चाहती है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे हमेशा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। प्यार कभी किसी की पहचान मिटाने वाला नहीं होता, बल्कि पहचान बनाने वाला होता है। विवेक ने उसकी आंखों में देखा, और तुमने ये साबित कर दिया आर्या। तुमने सिर्फ मेरे दिल को नहीं, मेरी सोच को भी बदल दिया। कई साल बीत गए। वक्त ने धीरे धीरे पुराने घावों को भर दिया। सिया अपनी सजा पूरी कर चुकी थी। जेल से बाहर आते ही उसने आर्या से मिलने की इच्छा जाहिर की। विवेक ने कहा, क्या तुम सच में मिलना चाहती हो उससे? आर्या बोली, हाँ, क्योंकि जब तक दिल का बोझ खत्म न हो, शांति भी अधूरी रहती है। अगले दिन सिया हवेली आई। वो पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरा शांत, आंखों में पछतावा और जुबान पर माफी। वो आर्या के पैरों में झुक गई। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा, तुम्हारा प्यार छीना, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। आज मैं तुम्हारे आगे सिर झुका रही हूं। आर्या ने उसे उठाया। सिया, अब सब खत्म हो गया। हम सब इंसान हैं और गलती इंसान से ही होती है। अब खुद को माफ करो और नई जिंदगी शुरू करो। सिया के आंखों से आंसू बह निकले। काश हर औरत तुम्हारी तरह होती आर्या, तो दुनिया में कोई नफरत न होती। वो चली गई, मगर जाते जाते हवेली के माहौल में एक सुकून सा छोड़ गई। एक अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी थी। कई महीनों बाद हवेली में फिर से रौनक थी। इस बार आर्या और विवेक की शादी की 5वीं सालगिरह थी। रिया अपने पति के साथ आई थी। नीताजी ने फिर वही पुरानी साड़ी पहनी थी जो उन्होंने आर्या की पहली शादी में पहनी थी। मोहन जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने हमें सिखाया है कि प्यार सिर्फ लफ्जों से नहीं, कर्मों से होता है। आर्या झुकी और बोली, पापा जी, हमने बस एक दूसरे पर भरोसा किया। विवेक ने कहा, और वही भरोसा जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। रात को जब सब सो चुके थे, आर्या और विवेक आंगन में खामोश बैठे थे। चारों तरफ दिए जल रहे थे और हवा में शांति का एहसास था। विवेक ने कहा, कभी कभी सोचता हूं, अगर वो सब नहीं होता तो क्या हम इतने मजबूत होते? आर्या बोली, नहीं विवेक, जिंदगी में तूफान इसलिए आते हैं ताकि हम जान सकें कि कौन हमारा किनारा है। विवेक ने मुस्कुराकर कहा,
और मेरा किनारा हमेशा तुम रहोगी। आर्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे वक्त जैसा भी हो। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हवेली की दीवारें अब शांति से चमक रही थी। वो हवेली जो कभी आंसुओं की गवाह थी, अब मोहब्बत की मिसाल बन चुकी थी। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। आर्या और विवेक हाथों में हाथ लिए बैठे हैं। पीछे से आवाज आती है, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और प्यार हो तो हर दर्द, हर तूफान को जीत में बदला जा सकता है। और यही कहानी है आर्या और विवेक की। जहां नफरत ने जन्म लिया था, वहां अब सिर्फ मोहब्बत बसती है।